रात के 10 बज चुके थे, पर अभी तक घर की बहू रागनी घर नहीं आई थी। हैरान परेशान सास मालती जी बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। कई बार तो रागनी को भी फोन मिला चुकी थी, पर उसने फोन उठाया तक नहीं। रागनी अभी 5 महीना पहले ही मालती जी की बहू बनकर इस घर में आई थी। जब मालती जी के बेटे सुमित की शादी रागनी से हुई थी, तब मालती जी बहुत खुश थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि रागनी में बहू जैसे कोई लक्षण थे ही नहीं। वह तो अपने ही घमंड में चूर रहना पसंद करती थी। घर में ले देकर मालती जी, सुमित, रागनी और एक छोटा देवर सौरभ था। सौरभ बाहर रहकर जॉब करता था, इसलिए घर में ले देकर सिर्फ मालती जी, रागनी और सुमित ही थे। छोटा परिवार था, पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर सब थे। मालती जी के पति की मौत के बाद उनका पूरा बिजनेस मालती जी ने ही संभाला। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद सुमित उनके साथ काम करने लगा। अभी वो तो बिजनेस की बारीकियां सीख ही रहा था। घर में दोनों माँ बेटे अकेले ही रहते थे। इस कारण से मालती जी ने सुमित की शादी करवा दी, ये सोचकर कि घर में थोड़ी रौनक तो हो रहेगी। आजकल की लड़कियां ससुराल में निभा नहीं पाती। इस कारण मालती जी गरीब घर की लड़की रागनी को लेकर आई थी। लेकिन ससुराल में इतना ऐशो आराम देखकर रागनी तो जैसे पागल सी हो गई। छोटा परिवार होने के बावजूद भी रागनी को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। अचानक मिला इतना पैसा भी इंसान पचा नहीं पाता। बस यही सब रागनी के साथ हो रहा था। अपने मायके में तो कमियों में ही रही, पर यहाँ आकर तो जैसे सब कुछ बदल गया। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, बस उसके लिए यही सब कुछ था। सुमित और मालती जी उसे समझाते तो वह उनसे लड़ने को तैयार हो जाती। इसलिए घर का माहौल भी बड़ा खराब हो चुका था। एक दो बार मालती जी ने उसके माता पिता को भी बुलाया, तो माता पिता ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि अब तो यह आपके घर की बहू है, हम क्या कर सकते हैं, आप जाने और आपकी बहू जाने। पर उनकी भी गलती नहीं थी। रागनी उनको भी लताड़ चुकी थी। खैर, अभी मालती जी रागनी का इंतजार कर ही रही थी कि इतने में सुमित अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और मालती जी से बोला, मम्मी, मैंने रागनी को फ़ोन ट्राई किया था, पर मेरा फ़ोन तो लग ही नहीं रहा है। आपका फ़ोन लगा क्या? नहीं बेटा, मेरा भी फ़ोन नहीं लग रहा है। पता नहीं, आज तो बहुत ही ज़्यादा देर हो गई उसे। क्या करूं मैं इसका? सोचा था बहू लेकर आऊंगी तो घर में रौनक आएगी, पर यहाँ तो चिंताएं बढ़ गई। इतने में बाहर कार आकर रुकी। मालती जी ने बाहर निकल कर देखा तो रागनी उसमें से उतरी। बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसने आज शराब पी है। यह देखकर मालती जी को बहुत गुस्सा आया, पर पहले सुमित की मदद से अपनी लड़खड़ाती बहू को संभालती हुई वह घर में लेकर आई। अंदर लाकर उसे जैसे तैसे सोफे पर बैठाया। वह तो सोफे पर बैठने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए बैठी बैठी ही सोफे पर लुढ़क गई। पीछे पीछे कार का ड्राइवर भी उतर कर आया। उसके हाथ में रागनी का बैग था। उसे सुमित को देते हुए बोला, सर, यह मैम का बैग है। सुमित ने उसके ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर बैग लेते हुए कहा, कहाँ से लेकर आ रहे हो मैम को? जी सर, शहर के बाहर जो नया पब बन रहा है वहीं से, ड्राइवर ने जवाब दिया। तो सुमित ने फिर पूछा, किसने बुक किया था आपको? उनकी हालत तो लग नहीं रही कि यह कैब बुक कर सके। जी, मैं कोई कैब ड्राइवर नहीं हूँ। मैं अपनी 7 साल की बेटी के साथ उधर से गुजर रहा था, तो मुझे यह पब के बाहर ऐसी हालत में मिली। ये कुछ बताने की हालत में नहीं थी, तो मैंने उनके बैग में से उनकी आईडी ढूंढी, तो आपका एड्रेस पता चला, तो मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जी, आपको पता है बाहर का माहौल खराब है। आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरी कार में मेरी बेटी बैठी हुई है। सुमित ने बाहर कार की तरफ झांका तो देखा एक छोटी सी बच्ची कार में बैठी हुई थी। उसने उस अनजान व्यक्ति को थैंक यू कहा। थोड़ी देर में ही वह वहां से चला गया। सुमित ने मालती जी की तरफ देखा तो मालती जी ने उसे इशारे से रागनी को अंदर ले जाने के लिए कहा। सुमित जैसे तैसे रागनी को सहारा देकर अंदर कमरे तक ले गया और ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। बाहर आया तो मालती जी चिंता में सोफे पर बैठी हुई थी। वह उनके पास ही आकर बैठ गया और चुपचाप छत की तरफ देखने लगा। कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक मालती जी के सिसकने की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? बेटा, क्या सोचकर इसे लेकर आई थी और यह क्या निकली? पार्टी क्लब करती थी, लेकिन अब शराब भी। यह तो कोई भला इंसान था जो इसे यहाँ छोड़ गया। ऐसी हालत में तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था।
यह तो हमारा घर बर्बाद कर देगी बेटा। इसकी माता पिता को भी 1-2 बार बोल चुके, लेकिन उन लोगों ने भी पल्ला साफ झाड़ दिया। एक बात कहूँगा, बुरा मत मानना, आपको भी थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा, सुमित ने कहा। तो मालती जी उसकी तरफ देखने लगी। कैसे सख्त हों बेटा, 1-2 बार इसे डांटा था तो उसने किस तरह से बात की तुझे पता है ना। तेरे सामने ही तो उसने कहा था कि अगर मेरे पीछे पड़े तो मैं आप पर दहेज का केस लगा दूंगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे हैंडल करूं मैं इस लड़की को। मालती जी को चिंतित देखकर सुमित ने कहा, बस अब मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करते जाओ। या तो रागिनी सुधरेगी या फिर ये यहाँ से जाएगी, पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है वह सुधरेगी ही, क्योंकि उसे ऐसो आराम की जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी है। सुमित की बात सुनकर मालती जी को थोड़ी उम्मीद जगी और वह सुमित की सारी प्लानिंग सुनकर अपने कमरे में आकर सो गई। वहीं सुमित अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन करने लगा। दूसरे दिन सुबह के 9 बज गए। रागिनी उठकर अपने कमरे के बाहर आई तो देखा कि मालती जी सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं सुमित अपना सामान पैक कर रहा था। उसे देखते ही वह बोली, तुम कहीं जा रहे हो क्या? सुमित ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। तुम भी फटाफट अपना बैग पैक कर लो। उसकी बात सुनकर रागिनी खुश होते हुए बोली, अच्छा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ का टूर प्लान किया है तुमने? स्विट्जरलैंड जा रहे हैं या मॉरिशस? उसकी बात सुनकर सुमित मुस्कुराया और बोला, ना ही हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और ना ही मॉरिशस, बल्कि हम किराए के कमरे में जा रहे हैं जो तुम्हारे मायके से पास वाली कॉलोनी में है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला हम किराए के घर में क्यों रहेंगे? सुमित की बात सुनकर रागिनी को जैसे शौक लगा हो। सुमित के बोलने से पहले ही मालती जी बोली, क्योंकि मैंने सुमित और तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, इसलिए तुम लोगों को यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे यह समझ में आ गया है कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से ही करना चाहिए। मुझे घर में बहू की ज़रूरत थी, लेकिन तुम्हें तो अय्याशी करने से ही फुर्सत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई यह कहे कि मालती जी की बहू शराब पीकर पब के बाहर पड़ी हुई थी। और रही बात सुमित की, तो इसने मुझे कौन सा सुख दे दिया है? अपनी बीवी तक को कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरा बिजनेस क्या संभालेगा? इसलिए तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मालती जी की बातें सुनकर रागिनी चिल्लाते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर आप ऐसा करोगी तो मैं आपके खिलाफ दहेज का केस तो तुम लगा ही नहीं सकती। तुम्हारे माता पिता ने मुझे लिख कर दिया है कि हमने तुमसे दहेज नहीं मांगा था। यहाँ तक कि उन लोगों ने यह भी कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वह मेरे साथ होंगे और अपनी बेटी के खिलाफ वह लोग गवाही देने तक को तैयार है। और रही बात घरेलू हिंसा की, तो वह भी गलती मत करना। कल रात को जब तुम शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर में आई थी तो सारे आस पड़ोसियों ने तमाशा देखा था। यहाँ तक कि कुछ ने तो वीडियो भी बना लिए थे। मालती जी की बात सुनकर रागिनी हैरान रह गई। वह फटाफट अपने कमरे में गई और फटाफट अपने मोबाइल से अपने पापा को फ़ोन लगाकर उनसे बात की। तो उसके पापा ने भी कहा, बेटा तूने ही मजबूर किया है हमें। पैसा देखकर तो तू ऐसे पागल हो गई कि तुझे छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहा। तू तो हमें भी सुनाने से बाज नहीं आती, और अब तो शराब भी पीने लगी है, इसलिए हम गलत का साथ नहीं देंगे, कहकर उसके पापा ने फ़ोन काट दिया। रागिनी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसने अपने सारे दोस्तों को फ़ोन लगा दिया, लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मालती जी ने रागिनी और उसके पति को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, तो हमेशा मक्खी की तरह उसके आसपास भिनभिनाने वाले उसके सारे दोस्त उससे कन्नी काटकर दूर हो गए। किसी ने भी रागिनी को रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर थक हार कर बाहर आकर मालती जी के पैरों में पड़ते हुए उसने माफ़ी मांगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, पर हमें इस घर से बेदखल मत करो प्लीज़। पर इस बार मालती झुकने को तैयार नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जब तक तुम्हें पैसों और इज्जत की कीमत समझ में ना आए, तब तक तुम्हारी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। यह शुक्र मनाओ कि कम से कम मैंने सुमित को अपने ऑफिस में नौकरी दे दी है, तो तुम्हारा घर का खर्चा चल जाएगा। पर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। दरवाज़ा खुला है, तुम लोग जा सकते हो। रागिनी ने उदासी से सुमित की तरफ देखा तो सुमित ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हारे उठकर आने से पहले मैंने माँ को बहुत समझाया, पर इस बार बात उनके दिल को जा चुकी है, इसलिए वह नहीं मानी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी यह ऐसो आराम तो मेरी मम्मी के थे। मेरी जितनी औकात है मैं तुम्हें उतना ही दे पाऊंगा।
इसलिए हिम्मत रखो और अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलो। आखिर मजबूरन रागनी को अपना सामान पैक करके वहाँ से जाना पड़ा। वहाँ से निकलकर एक किराए के कमरे में दोनों रहने लगे। उस कमरे को देखते ही रागनी की रुलाई छूट गई। कहाँ तो इतने बड़े बंगले में ऐसो आराम की जिंदगी जीती थी और कहाँ एक छोटा सा कमरा जिसमें एक तरफ स्लेब लगी हुई थी जो रसोई के लिए थी। उसने सुमित से कहा, और कोई कमरा नहीं मिला तुम्हें क्या? इसी कमरे में रहना, इसी में खाना बनाना कैसे होगा? तो सुमित ने उदास चेहरे से उसकी तरफ देखा और कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ रागनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मम्मी ने अपने ऑफिस में मुझे नौकरी सिर्फ 17,000 की दी है। अरे तुम तो 5 महीने ऐसो आराम में रही हो, मैं तो इतने सालों से रह रहा था। सोचो मुझ पर कितनी तकलीफ हो रही है। अगर तुम शुरुआत में ही समझ जाती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब रागनी बिल्कुल चुप हो गई। कहने से तो कुछ होने वाला नहीं था। गृहस्थी तो शुरू करनी ही थी क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। इन 5 महीने में काम करने की आदत तो छूट गई थी क्योंकि घर में नौकर चाकर जो थे, इसलिए उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खुद ही उठकर झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, कपड़े हाथों से धोना, बिना एसी के सोना। धीरे धीरे सब कुछ सेट होने लगा था। लेकिन अब पैसों की कीमत पता चलने लगी थी। शॉपिंग में पैसा उड़ाने वाली रागनी अब आलू प्याज का भी मोल भाव करने लगी थी। सुमित की भी फिक्र करने लगी थी। धीरे धीरे उसे घर गृहस्थी में सुकून मिलने लगा था। वक्त यूं ही बीत रहा था। आखिर 1 साल का समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। सुनने में आया कि सौरभ का रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन मालती जी उसे बुलाएगी इसकी उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक दिन दोपहर को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मालती जी खड़ी थी। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो रागनी हैरान रह गई, पर शिष्टाचारवश उनके पैर छूकर उन्हें आदर सहित घर में ले आई। मालती जी ने एक नज़र पूरे कमरे पर मारी। कमरे को रागनी ने बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखा था। रागनी ने एक कुर्सी लाकर उन्हें बिठाया और फटाफट उनके लिए पानी लेकर आई। मालती जी ने पानी पीने के बाद रागनी से कहा, मैं अपने बेटे बहू को लेने आई हूँ। उनकी बात सुनकर रागनी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, आपने हमें माफ़ कर दिया मम्मी जी? उसकी बात सुनकर मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब फटाफट अपना सामान पैक करो और चलो। लेकिन मम्मी जी, सुमित जी, इतनी इज्जत? पहले तो सिर्फ सुमित बोलती थी। उनकी बात सुनकर रागनी एक पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, अब कीमत पता चल चुकी है कि मेरे पास सबसे कीमती मेरा पति है। ये पता चल चुका है कि पैसा आज है कल नहीं। दोस्त भी कई दिखावे के ही होते हैं। एक पति ही होता है जो आपके साथ हर कदम में आपका साथ देता है। बस मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। उस समय भी मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर तुझे यह बात समझ नहीं आई थी, इसलिए मजबूरन मुझे वो कदम उठाना पड़ा था। लेकिन आज मेरी बहू हर चीज़ समझ चुकी है, अपनों की अहमियत को जान चुकी है, इसलिए मैं तुझे आज लेने आई हूँ। और रही बात सुमित की, तो वो ऑफिस से सीधे घर ही आ जाएगा। मैं उसे बताकर ही आई हूँ। मालती जी के कहने पर रागनी ने अपना सामान पैक किया और घर आ गई। आज मालती जी ने अपनी बहू का दोबारा गृह प्रवेश कराया। सही मायने में कहा जाए तो आज घर की बहू का गृह प्रवेश था। शाम को जब सुमित आया तो मालती जी ने उससे कहा, अब तो रागनी को सब कुछ बता दो कि ये तुम्हारा आइडिया था। तब सुमित ने कहा, माँ कुछ बातें पर्दे में ही रहे तो अच्छा है, इसलिए तुम्हारी बहू को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा आइडिया था। और आज तक रागनी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।